चलेंगे इधर को रियलिटी सीकर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आपका? हाँ जी, मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात करेंगे? जी, जी। मेरा सवाल ये है कि मैं एक वीडियो में सुना था कि अगर इंसान आदम और हवा या ईव का ईव से होते या ईव का चिल्ड्रन होते तो डीएनए एक ही होता। हाँ ये जी। मेरा समझ में नहीं आया कि कैसे होता। नहीं, अगर एडम और ईव एक होते तो सारी बात है कि उनके बच्चों से नस्ल चली होती, तो उनके बच्चों का डीएनए तो आपस में मिलेगा ही ना। ठीक है, तो डीएनए जो अच्छा, मिलता हो उससे फिर आगे बच्चे भी वही बनेंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मेरा हाँ जी। नस्ल अलग है, आपका नस्ल अलग है, आपका नेशन भी अलग है, मेरा नेशन भी अलग है। मेरा डीएनए और आपका डीएनए में क्या कोई सिमिलरिटी है या नहीं है? ज्यादा तो सिमिलरिटी ही है। ठीक है। लेकिन मेरा जो बहन या भाई होगा या उससे क्या मेरा डीएनए कैसा हो उसकी ज्यादा कि सिमिलरिटी होगी आपके साथ एज कंपेयर टू अच्छा, मी और अदर पीपल। बहुत ज्यादा होगी। अगर अगर आप और मैं आदम और ईव का संतान होता या हम्म। तब कितना आपका डीएनए और मेरे के बीच कितना मिल रहा? अभी बताते हैं आपको। ये आपने क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है, तो मुझे जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं आज जी, जरा, क्योंकि इंसेस्ट वाली बातें खासी होती रहती हैं, तो हम ऐसा करते हैं आज जरा ना थोड़ा सा अपनी जो टैब है ना उस पर लेकिन इसको ये देखते ये हैं। ये ये मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए मैं पूछा है। हाँ, वो आपको बता देते हैं ना हम। अच्छा चले, वो खुल रहा है। असल में जो सिबलिंग्स होते हैं ना, उनका आधे आधा डीएनए आपस में सेम होता है, क्योंकि आपको आता है 50% जो है ना। तो भाई एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो हम आपको दिखाने लगे हैं अभी, उसको आपने देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक। और हम इसको जरा सामने से हटाते हैं। अच्छा जी, यहां देखें जरा कि ये आपका जी फादर है। ठीक है, और ये आपकी मदर है। ठीक है, मदर। मदर की आप कैसे बनाएं? यहाँ फीमेल लिख देते हैं, यहाँ पे मेल लिख देते हैं। तो इनके जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें 50% डीएनए इधर से आता है, 50% यहां से आता है। ठीक है, और इसके बाद एक बच्चा पैदा होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसका अगर आप डीएनए देखें तो 50% जो है ये वाला, ये बाप से आया, और ये बाकी का 50% जो है कहां से आया? ये माँ से आया। ठीक है, ये वाला, ये मदर से आया, ये फादर से आया। अब दो बहन भाई हैं अगर, तो उनमें भी 50% बाप से आया, 50% माँ से आया, और ये दोनों आपस में 50% सेम होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि अगर किसी के पास बैड जीन्स हैं, माँ या बाप के पास, तो वो बैड जीन इधर भी आया होगा और बैड जीन इधर भी आया होगा। आमतौर पे जब आपके पास कोई भी जीन होता है, एक जीन जो होता है ना आपके पास, उसकी दो कॉपीज होती हैं। एक माँ से आती है और एक बाप से आती है। ठीक है, दो कॉपीज होती हैं। अब फर्ज करेंगे माँ वाली कॉपी जो है ना उसमें कोई एरर है। ठीक है, तो बाप वाली जो कॉपी है ना वो वर्क करेगी, वो वर्किंग कॉपी फिर बन जाएगी। यानी एरर वाली जो है उसे रिसेसिव जीन कहते हैं। ठीक है, वो रिसेसिव जीन होता है। ठीक है, उसमें अगर एरर है तो बाप वाली जो है ना वो सही प्रोटीन पैदा करती रहेगी, और उसकी वजह से इंसान जो है वो बीमार नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो वेल रहेगा। मगर अगर फर्ज करें कि यहां से अब आपके दो बहन भाई हैं, उनके पास एक कॉपी यहां से आती है और एक कॉपी मां से आती है, एक कॉपी बाप से आती है। ठीक है, बाप से एक जीन ऐसा था जिसकी एक कॉपी दोनों को ही बाप से मिल गई। तो असल में जेनेटिक लेवल पे, क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर भी बच्चे जो है वो सेम होते हैं, वो 50% डीएनए शेयर करते हैं। यानी आपके माँ, आपका भाई और आपकी बहन जो है वो आपके साथ 50% डीएनए उनका सेम है आपके साथ। ठीक है, यानी सेम डीएनए है वो।
और जब सेम डीएनए का प्रॉब्लम ये होता है कि जो सेम एरर्स होते हैं वो पक्के हो जाते हैं, और जब एरर्स डीएनए में पक्के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो आदम के बच्चों में अगर हम ये कहें, देखें शुरू में ये जो 100% डीएनए था वो एडम और ईव था, ये एडम है और ये ईव है। ठीक है, इन दोनों का ही था 100% डीएनए। ठीक है, तो इस बच्चे में जो आएगा वो भी वो 50% इसमें से आएगा, इसमें फिर 50% आएगा। मगर ये बात याद रखें कि असल में इंटरब्रीडिंग से जीन पूल मजीद छोटा होता जाता है। समझ रहे हैं बात? ये क्या इसलिए छोटा हो जाता है? और छोटा हो जाता है। क्यों? जीन। क्योंकि अगर माँ और बाप के पास पहले एक एक कॉपी थी ना एक जीन की, ये बाप के पास थी, फादर के पास ये 2 कॉपीज थी ठीक। जीन की, माँ के पास भी 2 कॉपीज थी उसी जीन की। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरब्रीडिंग की वजह से ये होगा कि अगली नस्ल में जो है ना, इन 2 कॉपीज, ये जो 4 कॉपीज है ना, अगली नस्ल में इनमें से 2 रह जानी है। ठीक है, यानी एक बच्चे में इनमें से 2 रह जाएंगी। ठीक है, अब बेटा है, ये सन है, इसके अंदर 2 रह गई। अब डॉटर आई तो डॉटर के अंदर भी 2 हैं। अब हो सकता है कि इसी लेवल पे इस बहन और भाई में ये वाला जीन इन दोनों को मिला हो। ठीक है, और फिर भाई को ये वाला जीन मिला हो और बहन को ये वाला मिला हो, यानी ये वाला जो है ना अगली नस्ल में जीन बीच में से निकल गया और नया जीन कोई ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, अब इन 3 जीन्स में से ही अगर ये दोनों आपस में इंटरब्रीड कर लें तो इन 3 जीन्स में से फिर मजीद सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन 3 जीन्स में से मजीद सिलेक्शन हो जाएगी। अब क्या होगा, अगली जनरेशन में फिर इनमें से एक और ये वाला भी काट सकता है। ये वाला तो दोनों के पास था, यानी इन बहन भाई की अगर शादी हो जाए इंटरब्रीडिंग, जैसे कि आदम के बच्चों की हुई थी, ठीक है, इनब्रीडिंग हो जाए तो ये जो 2 जीन्स हैं फिर ये रह जाएंगे आगे। ठीक है, अब ये 2 जीन्स रह गए। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे अगली स्टेज पे क्या होगा कि ये वाला भी कट हो सकता है और एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसके पास दोनों एक ही जीन्स की 2 कॉपीज हैं, एग्जैक्टली एक ही जीन्स की 2 कॉपीज हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये एवोल्यूशनरी नाइटमेयर होता है असल में, कि जिसमें एक ही जीन की 2 कॉपीज रह जाएं एक शख्स के पास, यानी सिमिलर जीन की 2 कॉपीज। वो ये इंतहाई स्ट्रांगली इनब्रेड लोग होते हैं जिनको बहुत सख्त बीमारियां होती हैं, क्योंकि असल में बायोलॉजी भी ऐसे काम करती है कि 2 जीन्स की 2 डिफरेंट कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। फिर उससे अगली जनरेशन में अगर आप जाएं तो फिर उससे आगे ये भी हो सकता है कि ये भी काट सकता है और एक ही जीन की 2 कॉपीज रही जा रही है। ठीक है, तो फिर तो अजाब ही बन गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ऐसा आदमी होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तब के क्या प्रॉब्लम होता है उस आदमी का? उसके उनके तो फिर जो इनब्रेड लोग होते हैं जो कि खास तौर पे इंसेस्ट से पैदा हुए होते हैं, उन वो तो जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल होता है असल में। अगर अगर एक जीन का ही कॉपी हो जाता तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, डेफिनेटली नहीं रह सकता। और मसला यह है कि ये इन ब्रीडिंग का मसला यह है कि ये दुनिया के एक इंसान में पाए जाने वाले 28,000 जीन्स, 20,000 जीन्स में से हर जीन के साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग इनसे हाँ भाई बहन के बीच में शादी कर रहा है, उनके साथ ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है उनके साथ। ठीक है, तो ये मेन बात है। अगर मुझे क्या नहीं पता कि आप लोग इस बात को कितना समझ पाए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे खत्म होती है ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इससे इससे ये साबित होता है कि क्या अगर इंसान आदम और ईव से होता तो ये इंसान आज तक जिंदा ही नहीं रह रह सकता। ही नहीं सकता था। चंद जनरेशन मर आदम और ईव से आगे नहीं चल सकती थी। मर जाता। आपको पता है कि ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, एक जीन की डिफरेंट किस्म की कॉपीज होना, आपके पास कोई एक जीन होगा, जैसे ग्लोबिन जीन की बात लगा लेते हैं। ग्लोबिन जीन जो है वो ऐसा जीन है कि जो ब्लड को ऑक्सीजन कैरी कराने के लिए रेड ब्लड सेल्स बनाता है। आपके पास उसकी 2 कॉपीज होंगी, एक आपकी माँ की तरफ से आई होगी, एक आपके बाप की तरफ से आई होगी। ठीक है, समझ गए? फिर इसी तरह आपकी मेरे पास 2 कॉपीज होंगी। ठीक है,
या एक एक आपकी वाइफ के पास 2 कॉपीज होंगी जो उनके वालिदैन की तरफ से आई होंगी, मगर प्रॉब्लम यह है कि आप क्या करेंगे, वो उन 4 कॉपीज में से सिर्फ 2 आगे आपके बच्चों को मिलेंगी और बच्चों के पास जी सिर्फ 2 कॉपीज होंगी। तो फर्ज जब करें न, न, कि हाँ ये असल में नीचे न, की तरफ जाते हुए जीन कम होते जाते हैं, मगर उस चीज को काउंटर करने का तरीका क्या होता है कि आप क्लोज रिलेटिव्स में शादी ना करें। तो फिर क्या होता है अच्छा कि 2 जीन्स दूसरी तरफ से ऐसे आ जाते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो चल पड़ते हैं, आगे काम चलता रहता है, उसकी वजह से इनब्रीडिंग नहीं होती। ठीक है। हाँ अच्छा जब नस्ल आगे चलता रहता है, अगर इंसेस्ट है तो जीन कम जाता है। जीन्स कम होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म होने पे आ जाती है। ठीक है। अच्छा अगर मैं एक बात पूछूं, अगर आदम और ईव से इंसान होता तो कितने साल तक इंसान जीवित रह सकता था अगर ऐसा मेरे होता तो? ख्याल तो शायद 3 जनरेशन में हालात बहुत खराब हो जाने थे। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है। निश्चित रूप साइंटिफिक से फैक्ट। सर्टेनली होता हाँ ऐसा। जी हाँ जी। 10 तब जनरेशन इनब्रेड लोग जो है वो 10 जनरेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है। तब इसके बारे में जो क्रिएशनिस्ट है ये क्या जवाब देते हैं? ये कोई तो जो जब आदमी अगर तो वो साइंटिफिक कहते हैं जी नहीं वो खुदा का मौजजा होगा वहां पे इसलिए ऐसे हुआ था। ठीक है। वो तो यही बातें करते हैं ना। ठीक है। उनको तो ये कोई पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है असल में। समझ गए आप? जी। और एक ठीक है। बात मैं पूछूं आपसे, मैं एक ओल्ड टेस्टामेंट या तोरा के बारे में बात हुई थी। हाँ हाँ। इसके जो एलोहिम आप कहते थे कि ये पोलिथिस या बहुत गॉड्स को मीनिंग करता है एलोहिम। हम्म इससे हम्म। क्या ये मतलब निकाल सकता हूँ कि एक्चुअली तोरा या ओल्ड टेस्टामेंट पॉलीथीज्म को सपोर्ट करता है? ये हो सकता है ये पॉलीथीज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन उसका जो फॉलोअर्स है जो यहूदी है वो मोनोथिस्टिक है, लेकिन उसका उनका जो किताब है रिलीजियस बुक्स ये पॉलीथीज्म को सपोर्ट करता है, ये है? इससे पॉलीथीज्म नहीं कहते, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है और जिसमें यह समझा जाता है कि खुदा तो बहुत ज्यादा है मगर हम पूछते एक को हैं। दूसरे देवताओं को भी माना जाता है, इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड है, एक मेरे ज़हन से निकल गया है। उस वर्ड का क्या है वो? सही है। एक वर्ड है इसके लिए। यहूदियों का जो ओरिजिनल रिलीजन था ना वो ये मानता था कि दूसरे देवता एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे गॉड्स हैं, पर वो ये मानते थे कि हमारा गॉड उनसे ज्यादा स्ट्रांग है और हमारा गॉड उनसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी पूजा की जाए। ठीक है। हाँ। आजकल भी यहूदी ये मानते हैं कि दूसरा गॉड भी है, आजकल मानते हैं या नहीं है? आजकल पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं, अब ये मुझे सही से पता नहीं है इस बात का। लेकिन ठीक है। कुरान में भी ये 2 आयत में ये कहा जाता है, ये जो क्या जवाब देगा, मेरा ये सवाल भी है कि जो ahsanul खालिकीन और खैरुर राज़िकीन, ये तो एक सवाल है कुरान में। हम्म। और एक चलें। मैं बात पूछूं, क्रिश्चियनिटी हम्म। का फ्यूचर कैसा कैसा है आपके मुताबिक? इस्लाम का यार तो देखिए, रिलीजन सभी रिलीजन का फ्यूचर नीचे की तरफ ही जा रहा है। कोई भी रिलीजन कोई जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा असल में। ठीक है। हाँ। सही हो जी गया। चलें ठीक है, फिर सही है, मैं आगे चलता हूँ फिर। ठीक है। ठीक। ओके ओके, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।